वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है ओशनोग्राफी पार्ट 2, रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन। तो रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे हम लैंड पे देखते हैं कि हमारे लैंड पे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है। माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेटोज़ भी हैं, ठीक है, हिल्स हैं, वॉल्केनिक रॉक्स हैं। तो यही सारी चीज़ें का हमें ओशन के अंदर भी मिल जाती हैं, ठीक है। बल्कि ओशन के अंदर हमें और ज़्यादा चीज़ें ऐसी मिलती हैं। ओके, तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमने क्या, ये टॉपिक है हमारा रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन। तो जो हमें ओशन बेसिन के अंदर ये हिल्स, माउंटेन्स और आपके प्लेटोज़, स्लोप्स, ये सब मिलते हैं ना, उसी के लिए टॉपिक है रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन। ओशन टोपोग्राफी, इसी सरफेस की स्टडी को ध्यान रखना, सरफेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओशन टोपोग्राफी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ओशन सरफेस, ठीक है। ओशन सरफेस की स्टडी को टोपोग्राफी कहा जाता है। दूसरी चीज़ इसमें आती है बेथीमीट्री। बेथीमीट्री क्या है? बेथीमीट्री होता है स्टडी ऑफ डेप्थ ऑफ ओशन इज नोन एज बेथीमीट्री। मतलब ओशन कितना गहरा है उसकी स्टडी को हम बेथीमीट्री कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम में देख, यहाँ देखिए, ये जो ओशन है, ओशन ये कितना गहरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक कितना गहराई तक जाता है, ठीक है। इसको या और नीचे तक जा रहा है या फिर यहाँ तक जा रहा है, तो इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसी स्टडी को हम बोलते हैं बेथीमीट्री। अब इस बेथीमीट्री को किया कैसे जाता है? बाय दी प्रोसेस ऑफ सोनार, बाय दी प्रोसेस ऑफ सोनार। इसको हम बोलते हैं सोनार। ये सोनार का एक डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये सोनार से ही हम जो बेथीमीट्री का प्रोसेस है उससे इसका मेज़रमेंट करते हैं। डेप्थ को, ओशन की डेप्थ का हम मेज़रमेंट जो करते हैं वो सोनार से मेज़रमेंट करते हैं। सोनार भी हमारा दो टाइप का होता है, यहाँ आप देख सकते हैं दो टाइप का सोनार जो है, पैसिव एंड एक्टिव। दो टाइप का सोनार होते हैं। तो जो पैसिव सोनार होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें केवल सिग्नल रिसीवर होता है। पैसिव सोनार केवल इसमें रिसीवर होता है, साउंड रिसीव करता है ये और इन्फॉर्म कर देता है कि ये इतनी गहराई पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरा सोनार होता है एक्टिव सोनार। एक्टिव में क्या होता है? एक आपका सेंडर होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। एक्टिव सोनार में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो सेंड करते टाइम क्या होता है? सेंड करते टाइम आपकी इलेक्ट्रिकल वेव्स साउंड वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, और रिसीव करते टाइम क्या होता है? साउंड वेव्स इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट होती हैं। ओके, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये पैसिव सोनार है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि साउंड रिसीव हो रही है यहाँ से, सोनार से वेव्स जो है, सोनार से वेव्स रिसीव हो रही हैं, साउंड वेव्स रिसीव हो रही हैं, और सोनार इन वेव्स को ट्रांसमिट करके कहाँ दे रहा है? सोनार इन वेव्स को ट्रांसमिट करके इस सी तक पहुँचाता है, ठीक है। इनको ले लेता है अपने अंदर सोनार, और सोनार इसको साउंड वेव्स को लेके इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके सी तक पहुँचा देता है। इसी तरह आपके एक्टिव सोनार में क्या होता है? एक्टिव सोनार में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। एक सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर से पहले वेव्स भेजी जाती हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स भेजी जाती हैं, वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होके आगे तक जाती हैं, जहाँ तक भी वो जा पाती हैं। वहाँ तक जाके मान लीजिए कि इस जगह कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इस जगह कोई ऑब्जेक्ट आ गया, या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो साउंड वेव्स यहाँ से टकरा के वापस हो लेंगी। कितनी साउंड वेव्स भेजी गई थी और कितनी वापस हुई, उससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट आया है वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उससे हमें ये पता चलता है। तो एक्टिव में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। इसको हम बोलते हैं सोनार। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मोस्टली सभी शिप्स में, है ना, क्रूज़ में यही यूज़ किया जाता है, सोनार ही यूज़ किया जाता है। ये इसी से ही हम ओशन की डेप्थ का पता लगाते हैं, कितना गहरा कोई ओशन हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सोनार का, सोनार एक्टिव एंड पैसिव कंटेन्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर changes electric waves into sound waves and receiver changes sound waves into electric waves। पैसिव सोनार में केवल आपका रिसीवर होता है,
कंटेन्स ओनली रिसीवर। तो रिसीवर का काम क्या होता है, इधर देखिए आप, एक्टिव वाले में रिसीवर का काम होता है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आगे हम देखेंगे टोपोग्राफी ऑफ ओशन बेसिन। ओशन बेसिन की क्या क्या टोपोग्राफी है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या मिलता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप, एबेसल प्लेन, ओशियन डीप्स, और इधर माइनर ट्रोपोग्राफी में अगर हम देखें रिजेस, ट्रेंचेस, हिल्स, माउंटेन्स और गोएट्स। ठीक है, इन सब को हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा ये हमारे टॉपिक में, ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, हम इनके डायग्राम्स भी देखेंगे और उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे रिलीफ फीचर्स हमें कहाँ मिलते हैं, ये सारे रिलीफ फीचर हमें ओशन बेसिन पे यानी कि ओशन की तली पे मिलते हैं। ठीक है, ओशन की तली पे मोस्टली रिलीफ फीचर्स हमें मिल जाते हैं। और किसकी वजह से ये रिलीफ फीचर्स बनते हैं, टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, इरोजनल और डेपोजिशनल प्रोसेस से ये सारे के सारे रिलीफ फीचर्स बनते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबेसल प्लेन, गोएट्स, रिजेस, वॉल्केनिक आइलैंड्स या फिर सेंट्रल फॉल्ट और मिड ओशियनिक रिजेस दिखाई गई हैं। ओके, हम अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहला है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, तो हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। एक डायग्राम हम आगे देख लेते हैं अभी। ये देखिए, इस डायग्राम में हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो जो ओशन के कोस्ट से लेके और जहाँ तक ओशन डूबा रहता है ये शुरुआत में, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो 150 मीटर से लेके 200 मीटर, 150 मीटर से लेके 200 मीटर तक जाती है डेप्थ इसकी, और ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ आप यहाँ पे देख रहे हैं, शुरुआत में जो आपका कॉन्टिनेंट का हिस्सा जो ओशन में डूबा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। कोस्ट से लगा हुआ हिस्सा होता है जहाँ पे ओशन और कोस्ट एक साथ मिल जाते हैं, उससे लगा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। इसका जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप इसका बहुत कम होता है, बहुत ही कम स्लोप होता है इसका। और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंटल स्लोप सेल्फ है अभी तक, वो आर्कटिक ओशन का है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो आर्कटिक ओशन का कॉन्टिनेंटल स्लोप है। इट इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर्स। इट इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर्स। ओके, तो जितना सारा का सारी जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि पेट्रोलियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कहाँ से होता है, वो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप से होता है। ठीक है, मोस्टली एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप से होता है। और जितना वर्ल्ड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है उसका 1/4 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ओके, सारा का सारा जो मोस्टली 1/4 ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस प्रोडक्ट जो है वो आपके कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मोस्टली ग्रेनाइट रॉक से मिलके बना हुआ होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। जस्ट आफ्टर कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हो जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में सीधे सीधे कॉन्टिनेंटल स्लोप ये शुरू हो गया। जहाँ तक ये कॉन्टिनेंटल स्लोप एबेसल प्लेन से जाके मिलता है, दिस इज नोन एज, ये रहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आप यहाँ पे दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। और जहाँ पे ये एबेसल प्लेन से जाके मिलता है, ये आपका एबेसल प्लेन होता है जो हम आगे पढ़ने आ रहे हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से एबेसल प्लेन तक जाता है। सबसे ज़्यादा ये स्लोप किसका है, पैसिफिक ओशन।
पैसिफिक ओशन का स्लोप सबसे ज़्यादा है, पैसिफिक ओशन का स्लोप जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद में पैसिफिक के बाद में किसका स्लोप आता है, अटलांटिक ओशन का, पैसिफिक के बाद में स्लोप आता है अटलांटिक ओशन का। और दूसरी चीज़ अटलांटिक ओशन के बाद में अब ये स्लोप किसका आता है, पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन का स्लोप सबसे ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन, और तीसरे नंबर पे जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो नियर अबाउट फ्लैट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप थोड़ा सा जा रहा है, इंडियन ओशन का लगभग फ्लैट कॉन्टिनेंटल स्लोप है, उसका कॉन्टिनेंटल स्लोप ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट थिंग है कि आपकी कॉन्टिनेंटल राइज, ये सारी चीज़ें किस में देख रहे हैं हम ओशन के अंदर देख रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो अंडर वाटर फीचर होता है, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप और एबेसल प्लेन एक साथ आके मिलते हैं उस जगह को, मतलब जहाँ से राइज का मतलब है उठना, तो जहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप उठना शुरू हुआ, जहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप उठना शुरू हुआ उसी जगह को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज बोलेंगे। ए बेसल प्लेन से जहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप उठना शुरू होता है उस जगह को हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ए बेसल प्लेन। ए बेसल प्लेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो लोएस्ट आपका सबसे नीचे वाला प्लेन, यानी कि ओशन की जो क्रस्ट है, ओशन की जो क्रस्ट है उस प्लेन को हम, जैसे हमारे लैंड पे प्लेन्स होते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, उस एरिया को हम प्लेन कहते हैं। इसी तरह ओशन की जो क्रस्ट है, ओशन का जो प्लेन है, उस प्लेन को हम कहते हैं एबेसल प्लेन, ठीक है, एबेसल प्लेन। ये किसके बाद में, जस्ट आफ्टर कॉन्टिनेंटल राइज, ये सीधे कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में बाद में स्टार्ट होता है। और मोस्टली सेडिमेंट्स, जितने भी आपके सेडिमेंट्स हैं वो सारे कहाँ मिलते हैं आपको, वो इस प्लेन पे आके, ए बेसल प्लेन पे सारे सेडिमेंट्स और जितने रिलीफ फीचर्स हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, मिड ओशियनिक रीचेस, आइलैंड्स, गोयट्स, ओशनिक ट्रेंचेस, ये सारे सब चीज़ें कहाँ मिल रही हैं, ये भी आपको ए बेसल प्लेन में ही मिल रही हैं, सब चीज़ें आपको ए बेसल प्लेन में मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका रिलीफ फीचर है ओशनिक रिजेस। ओशनिक रिजेस क्या होती हैं, ठीक है, ओशनिक रिजेस जैसे आपके सबमरीन माउंटेन चेन्स होती हैं अर्थ पे, वो भी क्या है, सारी माउंटेन चेन्स रिजेस ही तो हैं। इसी तरह आपके जो अर्थ के अंदर, वाटर के अंदर जो माउंटेन्स हैं उनको हम रिजेस कहते हैं, ठीक है। ये पीक्स आपकी निकल रही हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सब रिजेस हैं। तो सीधे अगर हम बोलें तो सबमरीन माउंटेन चेन्स जो एबेसल प्लेन पे मिलती हैं, उन्हीं सबमरीन माउंटेन चेन्स को हम क्या बोलते हैं, रिजेस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्म में हमको मिलती हैं, प्लेटोज के फॉर्म में भी मिलती हैं हमको, ठीक है, ये प्लेटोज के फॉर्म में भी हमको मिलती हैं, ये हमें प्लेटोज के फॉर्म में भी मिलती हैं और माउंटेन्स के फॉर्म में भी हमको मिल जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में डाली हुई हैं, मैं यहाँ डायग्राम से ही पढ़ा रहा हूँ अभी बेसिकली आपको, बाकी सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ सब आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। ये कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि माउंटेन रिजेस जो सबमरीन रिजेस हैं, सबमरीन का मतलब होता है पानी के अंदर डूबा हो, जब सबमरीन रिजेस हैं जब ये पानी के ऊपर निकल आती हैं तो इन रिजेस को हम क्या बोलते हैं, इन रिजेस को आइलैंड बोला जाता है, ठीक है। जब भी ये रिजेस पानी के ऊपर निकल आएंगी इन रिजेस को आइलैंड बोला जाता है। और ये रिजेस किससे बनी हुई है, डाइवर्जेंट प्लेट से। डाइवर्जेंट प्लेट कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट से मिलके, सारी रिजेस जो हैं डाइवर्जेंट प्लेट से मिलके बनी हुई होती हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है आपके पास, नेक्स्ट जो रिलीफ फीचर है, अंडर ओशियन रिलीफ फीचर है, वो है आपके पास गोयट्स। गोयट्स कौन सा होता है, वो रिजेस, वो माउंटेन्स जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस में हैं, वो माउंटेन्स जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस में हैं, उन माउंटेन्स को हम बोलते हैं गोयट्स। अंडर वाटर माउंटेन्स या हिल्स जिनका सरफेस फ्लैट है, देख सकते हैं ना गोयट का सरफेस फ्लैट है, तो जो भी माउंटेन्स आपके फ्लैट सरफेसेस में हैं उसको हम बोलते हैं गोयट्स। ओके,
सबसे ज़्यादा जो गोएट्स, सबसे बड़े लार्जेस्ट एबेसल माउंटेन्स और गोएट्स कहाँ मिलते हैं आपको? पैसिफिक ओशन। सीधी बात है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा रिलीफ फीचर भी आपको पैसिफिक ओशन में ही मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका सबमेराइन ट्रेंचेस। सबमेराइन ट्रेंचेस, हमने अर्थ पे ट्रेंचेस पढ़ी थी, सेम ट्रेंचेस यहाँ पे भी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओशनिक ट्रेंच, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ओशनिक ट्रेंचेस, ठीक है। सी फ्लोर पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं और किस वजह से बनती हैं? ये सबडक्शन, यानी कि धरती के अंदर जमने की वजह, धरती अंदर खिसकने की वजह से, उसे सबडक्शन की वजह से ये बनती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो ट्रेंच है वो भी आपकी किसकी है? पैसिफिक की ही है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच कहाँ मिलती है आपको? पैसिफिक ओशन में मिलती है मैरियाना ट्रेंच। तो सबसे बड़ी जो ट्रेंच है वो कौन सी है आपकी? मैरियाना ट्रेंच आपकी सबसे बड़ी ट्रेंच है जो हमारे पैसिफिक ओशन में मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है सबमेराइन कैनियंस। सबमेराइन कैनियंस, देखिए नेक्स्ट आता है सबमेराइन कैनियंस। सबमेराइन कैनियन क्या है? सबमेराइन कैनियन इज ए स्टीप साइडेड वैली अलोंग विद द कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप से जो वैली आपकी निकल के आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सबमेराइन कैनियन बोलते हैं। और बेसिकली सबमेराइन कैनियन किसकी वजह से फॉर्म होती हैं? रिवर की वजह से। जैसे आप देखते हैं ना, पाइप से अगर पानी आप गिराएंगे तो मिट्टी में अगर पानी गिराया जाता है पाइप से तो उस जगह मिट्टी में गड्ढा हो जाता है। इसी तरह ये आप देखें यहाँ पे हेड, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, किसी भी रिवर, कोई भी रिवर जब समुद्र में आके गिरती है, सी में आके गिरती है ना, तो क्या होता है, वो उस जगह आके सबमेराइन कैनियन यानी कि एक गड्ढा, एक वैली बना लेती है। उसी वैली को हम क्या बोलते हैं? उसी वैली को बोला जाता है सबमेराइन कैनियन। जो वैली, जो भी वैली आपकी समुद्र रिवर की वजह से समुद्र के अंदर बनती है, उसी वैली को हम बोलते हैं सबमेराइन कैनियन। और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होकर निकलती है और कॉन्टिनेंटल स्लोप तक जाती है। वहाँ से जाके जैसे आपके जहाँ भी जाके गिरती है वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, उसी वैली को हम सबमेराइन कैनियन कहते हैं। जैसे कॉन्गो और हडसन कैनियन, जैसे कॉन्गो और हडसन कैनियन एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। और जो लार्जेस्ट कैनियन है वर्ल्ड का वो कौन सा है? बेरिंग सी ऑफ अलास्का कोस्ट। बेरिंग सी ऑफ अलास्का कोस्ट जो है वो सबसे बड़ा कैनियन कहा जाता है, ठीक है। जो इंडिया में, इंडियन ओशन में जो आपके कैनियंस मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं? ये जो कैनियंस हैं आपके, ये जो कैनियंस हैं, ये इंडियन ओशन में जो कैनियंस मिलते हैं ये किसकी वजह से मिलते हैं? गंगा रिवर एंड इंडस रिवर की वजह से कैनियंस आपको इंडियन ओशन में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोरल रीफ्स, ठीक है। सबसे पहली बात, कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होती है? रिज ऑफ रॉक इन द सी, ए रिज ऑफ रॉक इन द सी फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेपोजिट ऑफ कोरल। जो कोरल के डेपोजिट होने की वजह से, कोरल क्या है? कोरल एक लिविंग कम्युनिटी है। कोरल एक लिविंग बीइंग कम्युनिटी है जिसमें आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स सब चीज़ें आ जाती हैं। इसको हम अंडर वाटर इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट सब आ जाते हैं, अंडर वाटर इकोसिस्टम भी कहा जाता है। और ये सब किससे आपस में, देख सकते हैं ना, ये सब आपस में जॉइंड है। किस वजह से जॉइंड है? ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये सारे के सारे आपस में जॉइंड होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इस पूरी कॉलोनी को हम क्या कहेंगे? कोरल रीफ कहेंगे। अगर ये अलग अलग हम देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कोरल्स कहेंगे। और जो ये आपस में जुड़ गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, इसको हम कहेंगे कोरल रीफ्स, ठीक है। एक प्रोसेस होता है इसमें कोरल ब्लीचिंग, एल्गी के ज़्यादा होने की वजह से और हॉट वाटर के होने की वजह से, एल्गी के ज़्यादा होने की वजह से और हॉट वाटर के ज़्यादा होने की वजह से, जहाँ पे भी आपके हॉट वाटर होगा और एल्गी होगी उसकी वजह से क्या होता है? ये कोरल ब्लीचिंग, यानी कि ये जो सारे कोरल्स हैं वो वाइट हो जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग, ब्लीचिंग माने क्या होता है? रिमूवल ऑफ कलर, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, सारे के सारे जितने कोरल्स हैं वो वाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाती है और गर्म पानी होता है जिसकी वजह से ये वाइट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम कोरल ब्लीचिंग को डिफाइन करने लगे तो इट अकर्स व्हेन कोरल पॉलिप्स एक्सपेल एल्गी
दैट लिव्ड इनसाइड देयर टिश्यू। जब कोरल पॉलिप जो है एल्गी को, जो उनके अंदर एल्गी है, उनके टिश्यूज़ में जो एल्गी है, जब उनको छोड़ देती है बाहर छोड़ने की वजह से क्या होता है, और गर्म पानी होने की वजह से और एल्गी की वजह से ये कोरल जो है अपना कलर छोड़ देते हैं, जिसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। इसके बाद में जो टॉपिक है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, वो हम बुक से करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट्स है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, उसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, वो हम बुक से करेंगे। ओके, थैंक यू।